नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच हुआ, उसमें भारत एक बार फिर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो मैच था वो जीत दर्ज की, लगातार दूसरी बार। तो सबसे पहले टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। अब क्योंकि हमारा चैनल जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम खेल जगत का ज्यादा बात नहीं करेंगे। और राजनीति से जुड़े हुए आज मंडे, ऐसी स्थिति में एक लोकसभा और राज्यसभा में बजट सेशन का दूसरा सत्र। पहले सत्र में क्या हुआ था, सबने देखा कि किस तरीके से बजट सत्र के दौरान और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी की एक जिद की वो नरवणे की किताब के ऊपर कुछ बोलेंगे, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का उनके साथ लगातार जो है वो आपने देखा टोका टोकी, क्योंकि ओम बिरला रूलिंग की बात कर रहे थे, उनको बोलने नहीं दे रहे थे, और उसी को लेकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो आज उसके ऊपर भी बहस होनी है। दूसरा, बड़े ही सुनियोजित तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का विपक्ष का प्रयास, जिसमें अहम मुद्दा मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर, जिसमें भारत का रवैया और साथ में एक इस तरीके का नैरेटिव सेट करना जिससे भारत सरकार की छवि धूमिल हो, नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल हो। और एक और मुद्दा जिसकी हम बात करेंगे, क्योंकि पिछले महीने आपने देखा राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को दिल्ली की शराब नीति के घोटाले के मामले में बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया बिना ट्रायल के। और उस वक्त न्याय व्यवस्था के ऊपर बड़े सवाल उठे, और क्यों उठे उसका कारण जो है वो साफ तौर से तय था, क्योंकि 2020 के बाद कोविड के समय जिस तरीके से नई शराब नीति तैयार की गई, पुरानी को डिलीट किया गया, उसमें विजय नायर की भूमिका साफ तौर से देखी गई कि 16 और 17 मार्च को विजय नायर दिल्ली में थे, एक होटल में रुके हुए थे, और उसके बाद में ही यह सारा घटनाक्रम होता है। अब विजय नायर वो कड़ी थे जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ में ही एक जो बंगला, कैलाश गहलोत का बंगला, जो एक सरकारी आवास था, जबकि कैलाश गहलोत अपने निजी आवास में रहते थे। और जब यह मामला उठा तो कैलाश गहलोत का स्टेटमेंट यह था कि उनको पता ही नहीं है कि उनके बंगले में कौन रह रहा है। तो सवाल यह था कि वो किसकी परमिशन से रह रहा था, तो साफ तौर से अरविंद केजरीवाल की परमिशन से। एक सवाल और उस वक्त उठा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चूंकि IRS रह चुके थे, तो ऐसी स्थिति में उनको अच्छे से पता था कि घोटालों में किस तरीके से नाम आता है। अब अमूमन आपने देखा है जितने भी जो मुख्यमंत्री होते हैं वो गृह मंत्रालय से लेकर बड़े मामलों में उनका सीधे तौर पर इंटरफेयर देखा जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल ये तो कर रहे थे, क्योंकि जब भी किसी कैबिनेट की कोई मीटिंग होती है तो उस कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री हेड होता है उसका, और मुख्यमंत्री के अंडर में ही होती है। तो यह कैसे संभव हो सकता है कि नई शराब नीति मुख्यमंत्री की परमिशन और बिना जानकारी के पारित की गई हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहीं भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हस्ताक्षर आज तक नहीं किए मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो उस वक्त भी यह चर्चा चल रही थी कि जब इतनी सारी चीजें और जिस तरीके से केजरीवाल का सातिर दिमाग है, क्या ईडी और सीबीआई वो सबूत पेश कर पाएगी? यह बड़ा सवाल था, यह बड़ा चैलेंजिंग था। तो उस स्थिति में मनीष सिसोदिया लगभग 2 साल तक 500 दिन से भी ज्यादा जेल में रहे। लगभग 6 महीने तक संजय सिंह जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। और जब ये सब लोग जेल में रहे तो एक के बाद एक जमानत याचिकाएं लेकर गए, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली का हाई कोर्ट हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट तक। अब उसमें एक महत्वपूर्ण जो कड़ी है, अरविंद केजरीवाल को जब 9 सम्मन देने के बाद गिरफ्तार किया गया उनके घर से, तो अरविंद केजरीवाल जमानत के बजाय वो गए अपनी जो गिरफ्तारी थी उसको अवैध बताने के लिए, कि उनको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया। लेकिन
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस वक्त यह कहते हुए इनकार कर दिया जमानत देने से, उस गिरफ्तारी को अवैध बताने से, कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत और साक्ष्य मौजूद है। फिर चुनावों के लिए अंतरिम राहत दी गई 1 महीने की, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत हुई, मनीष सिसोदिया को जमानत हुई, संजय सिंह को जमानत हुई। दिल्ली का विधानसभा चुनाव अलग अलग टर्म्स के ऊपर जो है वो लड़ा गया, जिसमें ऐसा नहीं है कि एक अकेला दिल्ली का शराब घोटाला, आप इनकार भी नहीं कर सकते कि इसका असर नहीं था, लेकिन इसके साथ में जिस तरीके से कूड़े का पहाड़ बड़ा मुद्दा था, स्वच्छ पानी का बड़ा मुद्दा था, यमुना नदी का बड़ा मुद्दा था, और अरविंद केजरीवाल के जो और भी वादे थे, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पिछले महीने जब उनको डिस्चार्ज किया गया, उसके बाद में जिस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस वक्त भी अगर आप देखोगे तो संसद में लोकसभा स्पीकर को संजय सिंह ने सीधे तौर पर एक चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव को रद्द किया जाए। अब आप सोचकर देखिए, क्या शराब नीति के ऊपर चुनाव लड़ा गया था? तो ऐसा तो जो है वो पॉसिबल नहीं है। कारण थे वो अनेक थे, हां ये कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ा कारण था। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि हवाला का जो पैसा था चुनाव में उसका इस्तेमाल हुआ, कहीं भी जो मनी ट्रेल थी वो सीधे तौर पर पकड़ में नहीं आ रही थी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी जांच एजेंसी होती है वो क्या करेगी? तो फिर जांच एजेंसियों के पास में कड़ियों को जोड़ने के लिए एक ही हथियार बचता है, और वो है संबंधित गवाहों का मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनके बयान दर्ज कराना, क्योंकि यहां पर ये जो है वो बड़ी अहम कड़ी है। और गवाहों के जो बयान होते हैं वो 161 के तहत और 164 के तहत होते हैं। तो 164 के तहत जो बयान होते हैं, उन बयानों को अगर आप देखोगे तो एक के बाद एक इस शराब नीति से जुड़े हुए जो भी लोग थे उनके मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो बयान दर्ज करवाए, जिसमें किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं। मजिस्ट्रेट उनसे जो है वो पहले क्लियर भी करता है, और फिर उसके बाद में मजिस्ट्रेट ही जो है वो परमिशन देता है कि हां अब ये जो है वो सरकारी गवाह बन सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि जिस राघोज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज किया, तो उन्होंने 164 के जो बयान थे उनकी अनदेखी क्यों की? और इसके साथ में कड़ी फटकार जो है वो ईडी के उस वक्त के जो आईओ थे उनको लगाई, उनके खिलाफ जो है वो जांच के आदेश दिए गए। बड़ी सख्त टिप्पणी पूरे देश ने देखी। अब ऐसी सूरत में मामला उसी वक्त था कि ईडी जो है वो अब दिल्ली हाईकोर्ट मूव करेंगे। तो दिल्ली हाईकोर्ट में आज इसी याचिका को लेकर सुनवाई हुई। इसमें सॉलिसिटर जनरल जो है वो ईडी की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता, और उनकी यही दलील थी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और बाकी के जितने भी जो लोग थे उनको बरी नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जो ऑर्डर था दिल्ली राघोज एवेन्यू कोर्ट का, उस कोर्ट के ऊपर ऑर्डर के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को जो है वो बदल कर रख दिया। सभी संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिए, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल। तो जिन लोगों को ये लग रहा था कि अब ये मामला जो है वो खत्म हो गया, अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अब सही तौर पर ये मामला जो है वो शुरू हुआ है, क्योंकि अब दिल्ली हाईकोर्ट उन मेरिट्स और डिमेरिट्स के ऊपर जो है वो बहस होगी, उसके ऊपर सुनवाई होगी कि आखिर वो साक्ष्य क्या है, वो सबूत क्या है। और उससे भी बड़ी बात, जिस तरीके से तुषार मेहता ने दलील दी 164 के बयानों को लेकर, तो क्या 164 के बयानों की अनदेखी की गई? और उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें अरविंद केजरीवाल के करीबी ही शामिल थे, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे रहे थे। तो सभी आरोपी जिनको बरी किया गया था उनको नोटिस भेज दिए गए हैं। अगली सुनवाई जो है वो लगभग आई थिंक 16 मार्च को होनी है। और साथ में जिस आईओ के खिलाफ सख्त टिप्पणी की गई थी राघोज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, उसको रोक लगा दी, और जो जांच के आदेश दिए गए थे उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। तो सीबीआई का जो मामला है वो अभी बना हुआ है, और ईडी के मामले में यह नई डेवलपमेंट है। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में वापस से जो है वो एक्टिव हो गए थे,
क्योंकि उससे पहले दिल्ली का विधानसभा चुनाव जब वो हारे तो वो पूरी तरीके से दिल्ली से जा चुके थे। पंजाब में अपना अस्थायी आशियाना जो है वो डाल चुके थे। पंजाब, गुजरात और उसके अलावा गोवा को वो देख रहे थे। लेकिन एक बार फिर जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में संजीवनी मिली राबर्ट एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले से, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जो है वो उसी तरीके से जिस तरीके से पहले देखते थे वो हमलावर हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो अब ये मामला जो है वो उससे भी ज्यादा और दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और दिल्ली हाईकोर्ट इस केस के मेरिट और डिमेरिट्स यानी कि सीधे तौर पर मुझे जो लग रहा है वो है कि वो 164 के जो बयानात है उसी मामले के ऊपर ज्यादा अहमियत होगी कि वो मान्य है, और अगर वो मान्य नहीं है तो इससे पहले उनको मजिस्ट्रेट की परमिशन से ही जो अनुमति मिलती है फिर उसका मतलब क्या है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।